Welcome friends. I am Professor B.K. Sharma, Professor of Modern and Contemporary History. आज जो हम बातचीत करेंगे आज के वीडियो में वो स्वतंत्र भारत में चिकित्सा व्यवस्था सन 1947 से 1964 तक। इसे मैंने नेहरू युग की संज्ञा दी है और नेहरू जी एज ए विजनरी डायनेमिक पॉलिटिकल लीडर he founded the nation in all respect. So he is one of the main founder of the present state of India after independence. इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में भी इसी युग को पे मैंने बात की थी। तो इस वीडियो का मैंने जो पार्ट 2 के रूप में से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे कि जब स्वतंत्रता के पश्चात जो स्थितियां आईं वो किस तरह से उत्पन्न हुई। तो मैं थोड़ा सा फिर पीछे जाना चाहूँगा। जैसा मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया था कि भारतीय शिक्षा पद्धति जो बड़ी मजबूत थी उसको अंग्रेज़ हुक्मरानों ने धीरे धीरे करके मुख्य धारा से अलग कर दिया। मुख्य धारा से मतलब मुख्य सरकारी धारा, सरकारी संरक्षण। और सरकारी संरक्षण 1835 के बाद समाप्त हो गया क्योंकि 1835 से एलोपैथी को ही सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ। और जो यहाँ की ट्रेडिशनल जिसमें सबसे मजबूत आयुर्वेद थी, उसके बाद यूनानी, इसके बाद सिद्धा और फिर दूसरी और अनेक पद्धतियाँ थीं। तो जब स्वराज मूवमेंट शुरू होता है 1905 में, तो जब ये जो स्वराजिस्ट मूवमेंट है उस स्वराज आंदोलन के समय स्वदेशी एक बहुत बड़ा नारा था और ये स्वदेशी हर क्षेत्र में था, शिक्षा में भी, उद्योग में भी, तो सभी क्षेत्रों में। तो स्वाभाविक तौर पर जो जागरूक पॉलिटिकल वर्कर्स थे उन्होंने आयुर्वेद और यूनानी इनका भी मसला उठाया, इनका मामला उठाया और इनको आगे तरक्की के लिए प्रयास शुरू किए। और सरकारी क्षेत्र के बाहर ही जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, जो आयुर्वेद के बड़े विद्वान थे और जागरूक जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो इम्पोर्टेंस समझते थे भारतीय चिकित्सा पद्धति की, उन्होंने भी समर्थन किया। और 1920 में पहली बार कांग्रेस के नागपुर सेशन में भारतीय चिकित्सा पद्धति के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद भी कई बार प्रस्ताव पास हुए। तो ऑफिशियली जो कांग्रेस वॉज द मेन प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीडम मूवमेंट और द फ्रीडम फाइटर्स, तो उन्होंने जब अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया तो निश्चित तौर पर आज़ादी का सेहरा भी उसी कांग्रेस के सर बांधा गया था। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो मूल्य अर्जित किए थे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, उन मूल्यों को कार्यान्वित करने की जो उन्होंने विचार रखे थे, जो अपनी योजनाएं रखी थी, जो अपनी डिमांड्स रखी थी, अब वो सब तो फुलफ़िल नहीं हुई। और इस बात के लिए हम तय हो गया कि भाई इट इज़ पॉसिबल ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम स्वराज जब हमारा आ जाएगा तो स्वराज के पश्चात ही हम इन तमाम नीतियों को, इन विचारों को कार्यान्वित करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सी बात गांधी जी के बारे में करना चाहूँगा। तो गांधी जी के बारे में वैसे तो अधिकांश लोगों को पता होगा कि वे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के लगभग अगेंस्ट थे और बहुत ज़्यादा समर्थन वो दूसरी पद्धतियों का भी नहीं करते थे, क्योंकि उनका सबसे अधिक जो विश्वास था वो नेचुरोपैथी पर था, प्राकृतिक चिकित्सा पर था। उनका साफ सिद्धांत था कि ये जो हमारा शरीर है ये 5 भौतिक तत्वों से बना है और उन भौतिक तत्वों के माध्यम से ही हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। तो गांधी जी ने सबसे प्रसिद्ध जो उनका एक डॉक्यूमेंट है, उनकी राइटिंग्स तो 100 वॉल्यूम में हैं,
और उनकी जो सबसे लोकप्रिय राइटिंग है वो है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 में, जब गांधी जी ना तो कांग्रेस में थे और ना भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए कोई संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो समझ रहे थे कि भारत की स्थिति क्या है और इसे कैसे स्वतंत्र करवाया जा सकता है। तो 1909 में जो उन्होंने हिंद स्वराज लिखी, उस हिंद स्वराज में एक अध्याय पूरा की पूरा डॉक्टरों के ऊपर लिखा, और उस जो अध्याय है वो हिंदुस्तान की दशा करके डॉक्टर के बारे में बात करते हैं। और वो डॉक्टर और वकील के पेशे को, दोनों को ही एक तरह से निकम्मेपन का धंधा कहते हैं कि ये जो है जनरेशन्स को बर्बाद करने वाले जो धंधे हैं, जो केवल धन कमाने के लिए पैदा किए गए हैं। तो आप देखिए, जब उनकी ये भावना, उन्होंने लिखा है इस किताब में बड़े स्पष्ट तौर पर कि ये जो डॉक्टर और वकील हैं, ये एक तरह से जहरीले वृक्ष की एक शाखा के रूप में हैं, ये निकम्मे धंधे वाले व्यवसाय हैं। और आगे वो कहते हैं कि डॉक्टरी के व्यवसाय नहीं तो अंग्रेज़ों ने उसके माध्यम से ही हमारे ऊपर कब्जा किया था। और फिर वो ये भी उल्लेख करते हैं कि जब फर्रुखशियर के टाइम में विलियम हैमिल्टन जो कंपनी का सिविल सर्जन था, उस सिविल सर्जन ने फर्रुखशियर बादशाह जो थे मुग़ल बादशाह दिल्ली में, उनके परिवार का इलाज किया और उन्होंने उनकी विद्या से चमत्कृत होकर के काफ़ी पुरस्कार दिए। इसमें हाथी, घोड़े, धन दौलत काफ़ी देने के बाद उन्होंने एक फरमान भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि वे बंगाल के क्षेत्रों में चुंगी रहित व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ गांधी जी ने इस बात को फिर जो है सामने रखा और उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो गुलाम ही इस डॉक्टरी के व्यवसाय के माध्यम से बनाया गया है। और वो ये भी कहते थे कि जो डॉक्टरी है, यही जो विद्या है, ये भारत पर कब्जा किए हुए है, और यदि हम इस पद्धति को समर्थन करते हैं तो ये हमारे जो गुलामी की जंजीरें हैं उनकी और जकड़न होती है, हमारी जो है, और ये जो है उसके साथ जकड़ेगी। तो इसलिए इससे हमें मुक्त होना चाहिए। और उन्होंने एक लंबा, उसमें बहुत लंबा नहीं, उन्होंने एक आइडल, एक जो है पूरा अपना नरेटिव दिया, अपना एक सलाह दी कि किस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गांधी जी ने फिर 1940 में एक बार ये स्टेटमेंट दिया कि हम बहुत लंबे समय तक भारतीयों के स्वास्थ्य के विषय को इग्नोर नहीं कर सकते। और उन्होंने 1941 में, वो स्वास्थ्य संबंधी नहीं अन्य समस्याएं थी, लेकिन 1940 में गांधी जी ने पुनः ये अपना चिंता व्यक्त की कि कब तक हम भारतीयों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होते देखेंगे। तो उन्होंने 1941 में, जब वो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रचनात्मक कार्यक्रम। और इस रचनात्मक कार्यक्रम में 18 कार्यक्रम उन्होंने सम्मिलित किए, जिनमें से 3 कार्यक्रम स्वास्थ्य से संबंधित थे। इन 3 कार्यक्रमों में एक तो गाँवों की सफाई का विषय था कि जो गांव हैं उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो कूड़े के ढेर हो गए हैं। अगर गांव में कोई घुसता है तो नाक बंद करके जाना पड़ता है। तो गाँव में जो सफाई का प्रबंधन, इसके ऊपर उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, तो स्वास्थ्य का जो पहला पाया है वो तो सफाई है, क्योंकि गंदगी से ही कीटाणु उत्पन्न होते हैं और कीटाणु हमें बीमार करते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए इस तरह से रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में गाँवों की सफाई के मामले को हाथ में लिया जाए। दूसरा, आरोग्य शिक्षा, जो हमारी ट्रेडिशनल आरोग्य शिक्षा है कि हमें अपना आचार विचार कैसे रखना चाहिए, कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं और किस मौसम के हिसाब से खाएं। साथ ही साथ जो हमारा व्यवहार है खाने के प्रति, वो बहुत ही संतुलित रहे। वो भोगवाद के खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि खाना सादा तो होना चाहिए, लेकिन खाना जो है स्वच्छ हो, ताज़ा हो। तो खाना, पानी और हवा, ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनसे शरीर भी बना है, और ये 3 तत्व यदि हमको शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं तो हम बीमार ही नहीं होंगे। यदि हमको, तो उसमें उन्होंने रखा कि भाई ग्राम की सफाई भी ज़रूरी है। इसके बाद जो स्वास्थ्य रक्षा या आरोग्य नियमों की शिक्षा, उन्होंने ये टाइटल दिया है। इसको लेकर के उन्होंने अपना विस्तार से बात कही। और उसके बाद एक उन्होंने विषय लिखा, कोढ़ी।
और कोड़ियों के बारे में बताया उन्होंने कि मध्य अफ्रीका के देशों को छोड़ करके भारत कोड़ की राजधानी भी कही जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और ये कोड़ आज भी भारत की एक असाध्य रोग के रूप में हमारे सामने खड़ा है। तो उन्होंने कोड़ियों की सेवा के बारे में बड़े विस्तार से बात कही, क्योंकि उनका ये कहना था कि कोड़ी जो हैं वो ठीक है, वो श्रापित हैं या जो भी है, लेकिन वो बहुत ही उपेक्षित हैं और उनके को हमें स्नेह देना चाहिए और उन्हें अपना सेवा कार्य में हमको लगना चाहिए। क्योंकि सेवा कार्य में जो गांधी जी ने उल्लेख भी किया, ईसाई मिशनरीज कोड़ियों की सेवा में सबसे आगे थे। तो उनका ये कहना था कि भाई इस तरीके से हमें अगर सेवा का काम सीखना है तो हमें ईसाई मिशनरीज से सीखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से वो एक लंबा विमर्श देते हैं और फिर भी वो अपनी बात में जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसी की ही वकालत करते दिखाई देते हैं कि उन्होंने अपने इन आलेखों में भी जगह जगह ये उल्लेख किया है। आयुर्वेद और यूनानी दो की वो बात कहते हैं कि आयुर्वेद और यूनानी ज़्यादा उचित है, उपयुक्त है और वही यहाँ के लिए उपयुक्त हो सकती है। तो यूँ करके अब मैं जो तीसरी किताब की बात कर रहा हूँ, एक तीसरी किताब और गांधी जी के नाम से 1963 में प्रकाशित हुई उनकी मृत्यु के पश्चात। और वो किताब कोई उन्होंने उस रूप में नहीं लिखी, बल्कि उनके अलग अलग आलेख थे, अलग अलग छोटी पुस्तकें थी, उनका संग्रह करके ये हरिप्रसाद व्यास हैं, उन्होंने ग्राम स्वराज्य के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो 3 ऐसी बेसिक पुस्तक हैं जिसमें गांधी जी का भी और देखा जाए तो कांग्रेस का व्यू भी सामने आता है। तो कांग्रेस का समर्थन प्राकृतिक चिकित्सा इनको था ही, साथ ही साथ आयुर्वेद और यूनानी और दूसरी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति थी उनके लिए समर्थन था। अभी जो पिछले वीडियो में जो मेरी बात हुई तो कुछ मित्रों ने कहा कि भाई ऐसा हुआ कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसमें लाखों लोग बहुत वर्षों से लाभान्वित होते जा रहे थे, किंतु वो इस ट्रांजिशन पीरियड में, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रीडम टू इंडिपेंडेंस, इन ट्रांजिशन पीरियड में और इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने उस सबको जो है तोड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया। इट हैज़ बीन फ्रैक्चर्ड। ये सही बात नहीं है, क्योंकि नेहरू को जो आरोपित किया जाता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ गांधी जी एक्सट्रीमली शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी व्यवस्थाओं को और हिंदुस्तान की जो अनुकूल व्यवस्थाएं हैं उनकी बात करते थे, वहीं नेहरू जी विज्ञान के चमत्कार से प्रभावित थे। तो वे उस पश्चिम की पद्धति को भी इनकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ भारतीय परंपरा के वे स्वयं, यदि उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा जाए तो वो एक अनपैरेलल बुक है जिसके समानांतर कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। और उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने भारतीय परंपराओं को जिस ढंग से परिभाषित किया है, जिस ढंग से उनकी व्याख्या की है, वो बहुत ही साइंटिफिक व्याख्या है और उनकी आस्था भारतीय परंपराओं में गहरे तक डूबी थी। क्योंकि जब मृत्यु के पूर्व जो उन्होंने अपनी विल लिखी थी, उस विल में ये इच्छा जाहिर की थी कि उनकी दाह संस्कार के बाद जो उनकी अस्थियां और राख है उसे हिमालय में जगह जगह बिखरा दिया जाए, ताकि वो वहाँ से नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुँचे और मैं वापस अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊँ। तो आप देखिए कि वो इतना उनका अनुराग भारतीय परंपराओं के प्रति भी था, वो उसको पूरी तरह से इनकार नहीं करते थे। तो आज मैं जो एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के समय ही एक ये कोइंसिडेंस था, एक इत्तेफाक था कि उसी समय 1946 में रामनाथ चोपड़ा रिपोर्ट कमेटी गठित की गई थी और उसकी रिपोर्ट 1947 में आई। और ये जो रिपोर्ट थी रामनाथ चोपड़ा की, ये रिपोर्ट इंडियन मेडिसिन सिस्टम के ऊपर ही थी, जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति और यहाँ की औषधियों को उपयुक्त माना गया था। और ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि भारत की चिकित्सा पद्धति में इसको भी उचित स्थान मिलना चाहिए। और 1948 में
इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसे स्वीकार करके इस पर एक्शन भी आरंभ किया। और उस एक्शन की दिशा में जो कॉन्क्रीटली की जाती है, आयुर्वेद कॉलेज तो स्थापित हुए ही, और जो आयुर्वेद कॉलेज स्वराज मूवमेंट के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान और उसके बाद जो वॉलंटरी एजेंसी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चल रहे थे, उनको रिकॉग्निशन दिया गया, उनकी योग्यताओं को, डिग्रियों को, इन सभी को जो है मान्यता प्रदान की गई। और मान्यता प्रदान के बाद सबसे पहला जो कदम उठाया वो 1955 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो 1955 में इस संस्थान की स्थापना होती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये 1955 जो मैं आपको बताऊं कि जहाँ जैसे एक तरफ जो एलोपैथी पर जिस तरह से भारत सरकार का चल रहा है, उसके समानांतर, उसके पैरेलल ही आयुर्वेद और यूनानी के लिए भी, उसके भी प्रमोशन के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके रिवाइवलिज्म के लिए भी काम हो रहा है। और 1956 में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एलोपैथी का एम्स बना, 1956 में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए दिल्ली में कायम हुआ। तो 1956 में ये दूसरा बड़ा डिपार्चर था। तो आयुर्वेद की जो शुरुआत है वो आज़ादी के बाद ही हो गई है, और उसमें क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक सफ़र किया, जो सरकार का सौतेला व्यवहार था, उस सौतेले व्यवहार का शिकार भारतीय चिकित्सा पद्धति हुई, और उसमें आयुर्वेद जो पूर्ण विकसित थी और मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर यूजिंग दैट काइंड ऑफ मेडिसिन्स एंड मेडिकल सिस्टम। तो आप देखिए वो जो है उसको कहीं उपेक्षा आज़ादी के बाद नहीं हुई। ये हुई एक बात। इसके बाद हम देखते हैं, मैं आगे जो दूसरे फेजेस की बात होगी उनमें मैं आयुर्वेद के जो आगे विकास हुआ है, जैसा आपको पता है अब तो एक आयुष मंत्रालय बन चुका है, आयुर्वेद के अनेक विश्वविद्यालय तक कायम हो चुके हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और अनेक नेशनल लेवल के संस्थान आज आयुर्वेद में काम कर रही हैं। मैं वापस जो कुछ मुद्दे और छूट गए थे उनको मैं थोड़ा सा यहाँ कवर करना चाह रहा था, और उसमें ये हुआ कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी तो हुई ही, साथ ही साथ जो संक्रमण जो वाली बीमारियाँ थी, जो संक्रमण से फैलने वाली थी, उन सब के बारे में भी कुछ मुख्य उपाय होते हैं। और इन उपायों में एक तो दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो इंस्टीट्यूशनल में 1956 में एम्स बना, एम्स के ने एक बहुत इसको गति प्रदान करी। तो उसी क्रम में दिल्ली में दो और संस्थान जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, एक तो 1958 में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, और 1961 में गोविंद वल्लभ पंत पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन का जो है स्थापना हुई। तो ये दो और चीज़ें थी। इसके अतिरिक्त 1955 में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आरंभ किया गया 1955 में, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बहुत ही छूत की बीमारी तो थी ही, और साथ ही साथ ये क्योरेबल नहीं हो पा रही थी। तो इसको एक प्रोग्राम के रूप में 1955 में आरंभ किया गया, और इसका नाम रखा गया नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। और इसी तरह से 1958 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो 1955 और 1958 की ये दो बातें और हैं। तीसरी बात जो मैं इसी युग की मेडिकल हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत के बारे में सबसे प्रमुख हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL के नाम से जाना जाता है, तो इसकी 1954 में स्थापना होती है भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर में। और इसका जो इसको स्थापित किया गया पूना में,
पिंपरी में इसे स्थापित किया गया और ये एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इस पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेसिकली एंटीबायोटिक्स बनाने थे और ये लाइसेंस्ड जो ड्रग्स का प्रोडक्शन करते हैं जिनको लाइसेंस उन लोगों से जिन्होंने दवाइयाँ डिस्कवर की हैं, जिन कंपनीज ने या जिन संस्थानों ने या जिन देशों ने या जिन्होंने इन्वेंट किए हैं, जिन आविष्कारक जो हैं उनसे लाइसेंस लेकर के ये काम करती है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के सहयोग से हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेजर सपोर्ट इस कंपनी की स्थापना, इसकी जो टेक्निकल नीड्स थी, बिकॉज वी डोंट हैव एनी टेक्निकल ऑफ ड्रग्स। तो एलोपैथी दवाई का कोई तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं था। वह तकनीकी ज्ञान WHO के माध्यम से और काफ़ी दवाइयों और प्रोडक्ट्स के जो आविष्कारक थे उनसे निःशुल्क बनाने का भी हमें अधिकार मिल गया। तो इस कंपनी ने काफ़ी जो है एक शुरुआत ऐसी की कि हिंदुस्तान में फार्मास्यूटिकल वर्क्स 1954 के बाद तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं। और अब जो ये कंपनी है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी कुछ मेडिसिन्स या कुछ केमिकल्स ये तमाम बनाती है। और दूसरा जो इसी नेहरू युग में शुरुआत होती है वो 1961 में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IDPL 1961 में ये दिल्ली में स्थापित हुई और दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो ब्रांच हैं वो हैदराबाद, गुड़गांव और ये जो है आपका हरिद्वार, इन जगहों पर स्थापित हैं। और ये जो कंपनी है इस कंपनी ने जो काम किया उसमें इसे ये काम भी सौंपा गया कि वो डिस्कवरी और इन्वेंशंस भी करे। तो उन्होंने अपने काफ़ी पेटेंट भी अपने प्रोडक्ट्स पेटेंट भी करवाए। तो वहाँ उनका जो रिसर्च विंग था, जिसे R&D कहते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो हैदराबाद में स्थापित था। और वही जो है अब उसने वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बन चुका है। वो अभी विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका है। तो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल एजुकेशन भी इसी के साथ में आरंभ होती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक संतुलित विकास हुआ और उस संतुलित विकास में कहीं भी भारतीय चिकित्सा पद्धति की जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति हजारों वर्ष पुरानी थी उसके साथ कोई उपेक्षा भाव नहीं रहा, बल्कि उसे प्रमोट करने के मैक्सिमम प्रयास किए गए। और वो ही प्रयास थे, अर्ली प्रयास, जिनके बेसिस पर बाद में आयुर्वेद का एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में खड़ा हो चुका है। लेकिन आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, इस तरह की बातें करना मैं एक इतिहासकार के रूप में भी कहूँगा ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि दोनों स्वतंत्र धाराएं हैं, वे अपना अपना काम करें। और जिसमें जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जो ज़्यादा जनता के लिए मुफीद होगा, बड़े आसानी से मिलने का होगा, इजीली एक्सेसिबल होगा, वो चिकित्सा पद्धति सर्वाइव करेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी या तो वो पेरिश करेगी, नहीं करेगी तो समानांतर भी 2, 3, 4 चिकित्सा पद्धतियाँ भी साथ साथ फ्लोरिश कर सकती हैं। इसमें कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो इस तरह से जो नेहरू युग है, उस नेहरू युग में एलोपैथी, भारतीय चिकित्सा पद्धति और फार्मास्यूटिकल वर्क्स, इसके अलावा जो खतरनाक बीमारियां थी, जो संक्रमण वाली बीमारियां थी, उनके एरेडिकेशन के लिए विशेष अभियान आरंभ किए गए। धन्यवाद।